अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान। अब्दुल्ला उमा के साथ हमारा ट्विटर हैंडल है @JioPakistanTV। आप इस मौसम से किस तरह से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, ये आप हमें लिख के नहीं तस्वीर खींच के भेजेंगे। पहले बाल ठीक कर लूँ। तो लिहाजा अगर किसी ने तस्वीर भेजी ना कि इस वक्त सुबह 9 बजे पकौड़े खाए जा रहे हैं तो मैं नाराज हो जाऊंगी। बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज इस वक्त का खाना कुछ और होता है, शाम का कुछ और, डिस्पाइट के बारिश हो रही है। क्या बनता है अब्दुल्ला? आपका तो ढाबा है, क्या मतलब हलवा पूरी या फिर अंडा पराठा या फिर सिर्फ चाय पराठा और पराठा भी नमक वाला या फिर लच्छेदार पराठा। अच्छा, ओके, वी गेट द पॉइंट। मतलब कि बोला नहीं जा रहा, मुंह में इतना पानी आ गया है। आप तो गुड आइडियाज, यू गाइस कैन डू दैट। और अगर किसी को बहुत ही तरस आ रहा है हम पे तो हमें भी भेज सकते हैं। वी डू नॉट माइंड फ्री फूड। हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी हम फ्री फूड से हट के जरा मौसम की बात कर लेंगे। पिछले हफ्ते होने वाली बारिश के बाद कराची में आज रात फिर बादल बरसे हैं। आज दिन गुज़श्ता रात बारिश क्या हुई, कराची वालों के चेहरे खिल उठे हैं। बारिश के बाद पूरे शहर का मौसम हो गया खुशगवार। कहाँ कहाँ बारिश हुई? मलीर, सऊदाबाद, जिना स्क्वायर, फेडरल बे एरिया के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके बाद सर्दी में मुझे लग रहा है कि अभी उतना इजाफा नहीं हुआ है, बाद में होगा लिटरली। और आपको ये भी बता दें कि सुबह के वक्त बारिश के बाद चलने वाली हल्की हवाओं ने मौसम को मजीद सुहाना कर दिया है और बड़े कुछ रोमांटिक गाने सुनने को भी दिल चाह रहा है। मगर कुछ इलाकों में बिजली की बंदिश ने जो है वो इस रहमत का मज़ा भी बिल्कुल किरकिरा कर दिया है। हम कराची की बात कर रहे हैं। बारिश के बाद सर्दी में इजाफा हो गया है और शहर में हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं। और महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश वाला सिस्टम जो है वो कराची में कमज़ोर पड़ गया है, विच ऑल्सो मीन्स के अब ये बारिशें जो है शायद थोड़ी सी कम भी होना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन कराची के अलावा कहाँ हैदराबाद, लाड़काना, नौशेर फिरोज, खैरपुर और दीगर इलाकों में बिजली की बंदिश ने बाराना रहमत का मजा किरकिरा कर दिया। वहाँ भी बारिश तो हुई लेकिन बिजली चली गई। पंजाब के बेशतर शहरों में भी बारिश ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। लाहौर और कराची का जरा मौसम जानते हैं। कराची से तो हमारे साथ मौजूद हैं कशमाला नजीब और लाहौर से टाई सीधी कर लें जरा। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं नन अदर देन हमारे बड़े फेवरेट अमीन हफीज। सो अमीन एंड कशमाला, लेडीज फर्स्ट, सो वील टॉक टू कशमाला फर्स्ट। कशमाला बताएं जरा, सबसे पहले तो ये बताएं कशमाला कि आप किधर हैं और इस वक्त कोई बारिश हो रही है या फिर आपको वो असरात नजर आ रहे हैं कि बारिश अभी रिसेंटली हुई थी? जी अब्दुल्ला हुमा, बारिश के बाद कराची का मौसम बहुत खुशगवार हो गया है। रात के 3-4 बजे के करीब बादल जम के बरसे हैं और जब लोग सुबह उठे हैं उनका मूड बहुत ज़्यादा खुशगवार हो गया है क्योंकि हर चीज़ उन्हें धुल कर निखरी नज़र आ रही है। हवा ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये बताया गया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम सर्द और मतला कभी मुकम्मल और कभी जुज़वी पर आलूद रहने का इम्कान है और 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त भी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। बारिश तो नहीं हो रही लेकिन जो बारिश बरसाने वाला सिस्टम है जो ईरान से आया था, पहले बलूचिस्तान में बारिश बरसाता हुआ आया है, फिर अब सिंध में उसने रात के वक्त जो है बादल बरसाए हैं, वो सिस्टम कमज़ोर हो गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है कि अब तेज़ बारिश का तो शहर में कोई इम्कान नहीं है, अलबत्ता बूंदाबांदी जो है वो ज़रूर हो सकती है। कराची जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड शहर है, बहुत ज़्यादा गर्दो गुबार है, ट्रैफिक का धुआं बहुत ज़्यादा है। जब बारिश हुई है तो वो जितना भी पॉल्यूशन वगैरह थी, जो गर्द गुबार था, वो बैठ गया है। बिल्कुल, हम यही बात कर रहे थे कशमाला के हवा बड़ी साफ सुथरी महसूस हो रही है। फूल पौधे दरख्त सब धुले धुले नजर आ रहे हैं। अमीन आपके पास आएंगे। अमीन, अभी हम नाश्तों का जिक्र कर रहे थे, हलवा पूरी पराठे अंडे, ये तो हमने सब याद कर लिए, लेकिन चूंकि लाहौर आए हुए बड़ा अरसा हो गया इसलिए नान चने भूल गए। तो लाहौर में तो आपको पता है बारिश में फिर नान चनों का भी अपना ही मजा होता है। क्या सूरत हाल है वहां पे, कितनी बारिश हुई है अमीन? जी अब्दुल्ला, सारी रात इतनी प्यारी बूंदाबांदी हुई। सच्ची बात है, जब वो बारिश की आवाज़ आ रही थी मैंने अपने बेड की खिड़की खोली और वो जो नेचुरल साउंड थी बारिश और हवा की। हुमा, अगर आपने भी रात को अपनी खिड़की खोली हो तो आपको, मैं कहता हूँ, इतना प्यारा रात को मंजर था। और जब मैं सुबह उठा तो काली गंगोर घटाएं छाई हुई है, परिंदे फजा में चहचहा रहे हैं और मैं कहता हूँ इतना प्यारा मंजर है। फूल बूटे दरख्त ऐसे हैं जैसे धुल गए हैं, ड्राई क्लीन होकर आए हैं।
अच्छा, अमीन, ये बताइए, ये तो लॉन्ड्री हुई अमीन, ये तो ड्राई क्लीन नहीं हुए, ये तो एक्चुअली धुले। हमने भी रात को अपनी खिड़कियां खोली थी घर की, एक्सेप्ट हमें लाहौर नहीं नजर आया, हम कराची में है ना। और तो एक टेक्निकल मसला था कि मेरे बेड में खिड़की नहीं थी, मेरे कमरे में खिड़की। अच्छा अमीन, आप अभी कहाँ खड़े हैं और अभी कहाँ हैं आप, तो ये बता दें। और अभी क्या बारिश होगी या हो रही है? जी अभी इस वक्त बारिश नहीं हो रही, लेकिन मेरे बदन को छूने वाली हवाएं कह रही हैं कि पीछे से बारिश का सिलसिला आने ही वाला है और वो हो सकता है हमारे बीपर के दौरान ही बारिश हल्की हल्की बूंदाबांदी से शुरू होने वाली बारिश तेज हो जाए। महकमा मौसमियात ने भी कहा है कि अलर्ट हो जाएं। आज लाहौर में, और आज ही नहीं कल भी लाहौर में बारिश होगी। मौसम इसी तरह सुहाना होगा। जो चाहे अपनी बीवी से मजे मजे के खाने पकवा ले। बच्चे जो इस वक्त स्कूलों में हैं वो ब्रेक टाइम पे कैफेटेरिया जाकर समोसे खाएं। बहुत शुक्रिया आपका अमीन हफीज और कश्माला। नजीब हमारे साथ मौजूद। जरूरी नहीं है कि हर दफा बेगम से खाने पकवाएं। आज तो मैंने सोचा कि मैं खुद पकौड़े बनाऊंगा और बेगम को खिलाऊंगा। वो कितनी जबरदस्त आपने बात की है। अच्छा थोड़े से भाई हम इस्लामाबाद को भूल गए और मेरे शहर को कैसे भूल सकते हैं। थोड़े से विजुअल्स। इस्लामाबाद की खूबसूरती ये है कि वहाँ बात करने की जरूरत नहीं है किसी से, बस आप मनाजिर देख लें तो आपको सब समझ आ जाएगा कि मौसम क्या चल रहा है। मतलब है कि मादला की पहाड़ियां बिल्कुल गहरे स्याह बादलों में ढकी हुई हैं और ऐसा लग रहा है कि दिन में शाम का मंजर है। एब्सोल्युटली बिल्कुल लगता है कि वहाँ तो अभी सुबह नहीं हुई, हालांकि सुबह हो चुकी है, बट इट्स ब्यूटीफुल। अच्छा यहाँ तो हम एंजॉयज ले रहे हैं बारिश से, एंजॉयज ले रहे हैं माशाल्लाह, लगता है बहुत ही ले रहे हैं आप। लेकिन अमेरिका और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और दीगर जो ठंडे इलाके हैं अनप्रेसिडेंटेड सर्दी पड़ रही है वहाँ पर। बाय द वे सऊदी अरेबिया में बारिश की वजह से जो तूफान आया है जहाँ बहक होने वालों की तादाद 12 हो गई है। तबूक मक्का मदीना शदीद बारिशों की लपेट में वही हम आपको बता रहे हैं। एक दफा डिस्क्लेमर भी दे दें कि हम अपना मौसम जो है इधर बैठे हुए थोड़ा सा एंजॉय करते हैं और खासतौर पर बिकॉज वी आर सिटिंग इन कराची तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि दुनिया में ठंड पड़ी है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। अच्छा इंटरेस्टिंगली आप ट्रंप को अगर ट्विटर पे फॉलो करते हैं तो उनको एक ट्वीट देखिएगा। हाँ तो आप पढ़ दीजिए। -60 की दर्जा हरारत की वो बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें मजे का उन्होंने कहा इन द ब्यूटीफुल मिडवेस्ट। फिर मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन भी बता देती हूँ। विंड चिल टेम्परेचर्स आर रीचिंग -60 डिग्रीज, द कोल्डेस्ट एवर रिकॉर्डेड। ये तो सही बात है। इन कमिंग डेज एक्सपेक्टेड टू गेट इवन कोल्डर, पीपल कांट लास्ट आउटसाइड इवन फॉर मिनट्स, जिस तरह मैं आपको बता रही थी। फिर उन्होंने लिखा है व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन विद ग्लोबल वार्मिंग, प्लीज कम बैक फास्ट, वी नीड यू। तंजिया अंदाज में उन्हें ये लग रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग वाला फिनोमेना एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए दुनिया में ठंड पड़ी है। वो वार्मिंग वापस आ जाओ, हमें वार्म चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही हो रहा है, तो लिहाजा बड़ी अजीब-ओ-गरीब। और उसके बाद जो लोगों ने आगे लिखा है वो तो एक और ही कहानी। अच्छा जी जल्दी से कल के मैच का हम अवॉइड कर रहे थे तस्करा करना लेकिन कर देते हैं। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को आखिरी वनडे में शिकस्त देकर 5 मैचों की सीरीज अपने नाम कर ली है। सरफराज अहमद पर लगने वाली पाबंदी और चौथे वनडे में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बाआसानी जीत के बाद सरफराज को कप्तानी से हटाने की कोशिशें जो है वो तेज हो गई हैं। वैसे आई हैव रिजर्वेशंस ऑन दिस। इसी पे हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर। शुएब थैंक यू सो मच। शुएब पीसीबी ने कहा कि कप्तान का फैसला सीरीज टू सीरीज होता है। वर्ल्ड कप में कौन कप्तान होगा कौन नहीं ये नहीं कहा जा सकता। क्या सरफराज को अपने लिए इसे खतरे की घंटी समझना चाहिए? बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना और ये देखना कि ग्रूम्ड कैप्टन चाहिए होगा आपको, क्योंकि उसने मीडिया फेस करना होगा, उसने ऑन द फील्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, ऑफ द फील्ड उसके पास बड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। हाउ ही मैनराइज हिमसेल्फ, हाउ ही बिहेव्स, यू नो these are things are very important nowadays. Cricket is a job and the media is another job. You have to take it very seriously. So मुझे लगता है कि आई थिंक एक ग्रूम्ड, एक पढ़ा लिखा और एक फाइटर कप्तान और लीडरशिप चाहिए होता है आपको। उसमें पीसीबी ज़रूर गौर करे, बट राइट नाउ सरफराज को एकदम राइट ऑफ कर देना, उनको बाहर निकाल देना, ये बड़ी गलत बात है। अभी आपको उनकी ज़रूरत है, उनको खिलाना चाहिए। हाँ उन्होंने जो किया बहुत गलत किया, उनको सज़ा भी मिल चुकी है, हमने भी क्रिटिसाइज़ किया और इसलिए किया क्योंकि एज अ पाकिस्तान कैप्टन आप ये चीज़ नहीं कर सकते। एज अ प्लेयर यू माइट गेट अवे विद सर्टन थिंग्स, बट एज अ कैप्टन व्हेन यू लीडिंग द टीम आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। तो आई थिंक उनको उनका किए का सज़ा मिल चुकी है, लेकिन बट ये नहीं करना चाहिए कि उनको निकाल दें बिफोर द वर्ल्ड कप, उनको ये उनकी जगह ना बने।
तो एक ज़्यादती हो जाएगी उनके साथ। तो आई थिंक वी नीड टू बैक हिम अप इन टर्म्स ऑफ जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं। लकी कप्तान हैं, वनडे में अच्छा कप्तानी करते हैं, टेस्ट मैच में एवरेज कप्तानी के सामने हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि वो एक अच्छे कप्तान हैं। वनडेज़ में बॉलिंग चेंजेस अच्छी करते हैं, लेकिन उनको हटाना या उनको इस तरह सोचना ये एक बड़ी गलत बात होगी। अच्छा, एक दफ़ा फिर शोएब आपसे दोबारा ये पूछेंगे कि क्या कप्तान का फैसला कि कप्तान कौन होगा क्या नहीं होगा सीरीज़ टू सीरीज़ करना चाहिए टीम के लिए? ये ठीक बात है ऑब्वियसली, क्योंकि उनकी अलाइनमेंट एक कैप्टन के साथ हो चुकी होती है, एकदम से बदल देना, डज इट वर्क आउट? देखिए, पीएसएल की परफॉर्मेंसेस पे कप्तानी करना या फैसला करना कि उनको कप्तान बनाना, ये एक अच्छी बात नहीं है। आप वहाँ से अपना टैलेंट पूल ले सकते हैं, पूल ऑफ टैलेंट जो होता है आपके पास, वो आता है आपके पास, आप वो ले जाएं, उनको आइडेंटिफाई करें, लेकिन उनको एक रिग्रेस। अच्छा, पीएसएल की कप्तानी का आप तस्करा कर रहे हैं शोएब, लेकिन अगर हम पीएसएल की कप्तानी से या फैसला करें कि वहाँ पे जो कप्तान बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आए उसे वर्ल्ड कप में ले लें, या फिर सीरीज टू सीरीज फैसला करें, व्हाट कैन वर्क आउट फॉर अस, व्हाट डू यू थिंक? आप देखिए, सीरीज़ टू सीरीज़ फैसला करना ये एक नाजायज़ सी बात है, क्योंकि ये डजंट मेक सेंस टू मी कि आप सीरीज़ टू सीरीज़ फैसला करेंगे। ये आप बेसिकली आप ख़तरे की घंटी बजाना चाह रहे हैं किसी और के लिए, वो अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि आपको एक शेल्टर प्रोवाइड करना चाहिए, आपको एक प्रोटेक्शन देनी चाहिए अपने कप्तानों को, और उन कप्तानों को भी चाहिए कि जब वो एवरेज पीपल स्टार्ट करते हैं, वो जब कप्तान बनते हैं और 3 साल बाद या 4 साल बाद की करियर के बाद एक ग्रूम्ड लोग नज़र आने चाहिए, और उनमें इम्प्रूवमेंट नज़र आनी चाहिए, ना सिर्फ गेम में बहसीत इंसान भी नज़र आनी चाहिए। और जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, मीडिया एज अ जॉब नाउ डेज, सो यू गोटा टेक इट वेरी सीरियसली। सो मुझे पूरा यकीन है कि पीसीबी ने सरफराज के मामले में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और मैं आई नो दैट फॉर फैक्ट कि पीसीबी ने बड़े मुश्किल से केस हैंडल किया है, और एहसान मानी साहब ने बहुत कोशिशें की हैं, और मैं समझता हूँ कि पीसीबी का और बोर्ड का किरदार बहुत अच्छा रहा है इस बारे मामले में। बट व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट के वो पाकिस्तान की एक बुलंदियों तक एक चीज़ लेके जाए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान एंड द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान के बोथ आर अलाइंड, और विजनरी लोग होने चाहिए, विजनरी कप्तान होना चाहिए जो आगे लेके पाकिस्तान टीम को आगे। बहुत शुक्रिया आपका शोएब अख्तर हमारे साथ मौजूद थे, हमारे सीनियर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट माजिद भट्टी भी स्टूडियोज में हमें। अच्छा माजिद भट्टी साहब, सबसे पहले तो आपसे पूछते हैं, ये एक्सपेरिमेंट, और हम शोएब से भी यही बात कर रहे थे कि अगर कैप्टन चेंज हो जाए, अब हमने कैप्टन चेंज करके भी देख लिया, शोएब मलिक इन द 4th मैच जो ओडीआई हुआ है परफॉर्म बेस्ट, वाह हो रही थी, सोशल मीडिया भी पागल हुआ था बिल्कुल, फिर लास्ट में आपने देख लिया, तो डज इट इवन वर्क आउट? आई वुड लाइक टू ऐड, कप्तान की बॉडी लैंग्वेज तब अच्छी होती है जब लड़के अच्छा खेल रहे होते हैं, तो चौथे और 5वें में फ़र्क आपने देख लिया। देखें अब्दुल्ला हुमा, जब पाकिस्तान टीम जीत रही हो ना, तो सारी बुराइयां भी कारपेट पे नीचे चली जाती हैं, आप बिल्कुल सही, हर चीज़ अच्छी लगती है। अब पाकिस्तान टीम का मसला जो है ना, ये बैटिंग है कि हम लोग कंसिस्टेंट नहीं है, हमारे पास फिनिशर नहीं है। इमामुल हक को आप देख लें, जिस मैच में उन्होंने 100 किया पाकिस्तान हार गया, जिस मैच में उन्होंने पाकिस्तान को 81 रन बनाकर जितवाया, 1 रन रह गया, वो आउट हो गए। तो हमें मैचों को फिनिश करने की आदत डालनी होगी। साउथ अफ्रीका को देख लेना, कल फाफ डुप्लेसी और वो डॉर्कन जो उनके बैट्समैन थे, उन्होंने मैच को लेके चले, दोनों ने 50-50 बनाए और मैच को ख़त्म कर दिया। हमारे बैट्समैन अपने लिए खेल रहे हैं, हम लोग टीम के लिए अनफॉर्चुनेटली माजी में जिस तरह जावेद मियादाद थे या इंजमामुल हक थे, सलीम मलिक थे, ये मैच फिनिश करते थे। तो हमारा असल मसला बैटिंग है। बैटिंग लाइन पर हमें सीरियस काम करने की ज़रूरत है। इमामुल हक नो डाउट कल मैन ऑफ द सीरीज़ हुए, लेकिन इमामुल हक को थोड़ा सा मीडिया के हवाले से जो एक वो स्टांस लेके चले हुए, वो मीडिया को चुप करवा रहे हैं 100 करके। भाई ये क्रिकेट का खेल हंसाता भी बहुत है, रुलाता भी बहुत है। आपने इस मैच में मैन ऑफ द सीरीज़ बन गए, अगले अगर सीरीज़ में फेल हो गए तो यही मीडिया फिर आपको हेड ऑन लेगा और फिर यही विजुअल्स आपके दोबारा चलाएंगे और हम ही हमारे साथ रहिएगा। भाई क्रिकेट को लेकर आप कितने इमोशनल हैं, कितने दिल बर्दाश्ता हुए हैं आप सब लोग कल के मैच को लेकर? यस, ये तो अंदाजा हो रहा है। भट्टी साहब, आई गेस ये जो हम बातें कर रहे थे ना, कप्तान बदल दें और एटलीस्ट शोएब मलिक को कप्तान बना दें, मैं तो शदीद डिसएग्रीमेंट है, क्योंकि ही हैज़ बीन ट्रायल्ड एंड टेस्टेड। बहुत से इशूज़ की वजह से ना सिर्फ कप्तानी बल्कि पीएसएल की कप्तानी से भी उन्हें हटाया गया था एक टीम की। देखें, शोएब मलिक नो डाउट ट्राइड एंड टेस्टेड है, लेकिन अब्दुल्ला पाकिस्तान की क्रिकेट और पॉलिटिक्स, इसमें कोई चीज़ हतमी नहीं है।
हम लोग कहते तो हैं कि हम सीरीज़ टू सीरीज़ कप्तान अनाउंस कर रहे हैं, आज तक तो लग रहा है कि सरफराज रिटेन हो जाएंगे जब मार्च में ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ होगी। लेकिन ये 3 T20 इंटरनेशनल, कल से पहला T20 है। अगर शोएब मलिक की देखें अपनी परफॉर्मेंस भी उसकी क्वेश्चन मार्क है कि बैटिंग में सितंबर के बाद से उसने कोई 30-35 रन की इनिंग्स खेल रहा है, कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेल रहा, हालांकि सीनियर मोस्ट बैट्समैन है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में अब जो एहसान मानी साहब के लिए जो मेरे ख्याल टेस्ट केस आएगा 5 महीने में पहला बड़ा, वो कप्तानी का है कि कप्तान को रिटेन करते हैं या चेंज करते हैं। लेकिन आप जो स्टार्ट में इब्तिदा में जो एक बात कर रहे थे, सरफराज ने जो वहाँ पर जुमला कहा जिसमें बैन हुआ, देखें हमें अपने बच्चों को जो क्रिकेटर्स हैं उनको एजुकेट करना होगा। कल मैं पढ़ रहा था कि इंडिया की टीम इस वक्त न्यूजीलैंड में है, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में थी। उनके साथ उन्होंने ट्विटर रखे हुए, वो टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ लड़कों को क्लासेस भी दे रहे हैं उनको। अच्छा, ट्यूटर्स उनके साथ जी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ग्रूम कर रहे हैं उनकी एकेडमीज में भी क्लासेस हो रही है। हमारी एकेडमीज में कुछ साल पहले तक था। हम अपने जो क्रिकेटर्स हैं, देखें ये रोल मॉडल है ना, हमारे बच्चों को इन्हीं को देख के आगे हमारे बच्चे बढ़ते हैं, तो हमें चाहिए कि कुछ और जो नहीं सीखते फिर वो हार्दिक पांडे जैसे बातें करते हैं। थोड़ा सा वो मैं कहती फुटनोट हम ये भी डाल दें कि डिस्पाइट द ट्यूटर्स एंड ऑल दैट, जिन्होंने नहीं सीखना होता वो उधर भी नहीं सीखते, बट एटलीस्ट द एफर्ट इज देयर। देखिए टूर पे जब होंगे टीम मैनेजमेंट उनको पाबंद करेगी कि आपने इनसे ट्विटर से क्लासेस लेनी है और इनको पढ़ के बताना है, तो मेरा ख्याल। अच्छा, ये इमाम जो है किसी ने लिखा है कि वो ड्रेसिंग रूम में किसी को उंगली दिखा रहे थे, चुप करा रहे थे, इशारा कर रहे थे, या फिर देखिए उन्होंने मीडिया में भी आके ये बात कही, कल रात भी उन्होंने कहा कि हाँ, क्योंकि लोगों को है ये कंफ्यूजन। एक्चुअली मीडिया ने बहुत क्रिटिसाइज किया। विजुअल्स भी हैं, वी कैन आल्सो साथ-साथ शो देम एज वेल, बट वाकई मतलब ये ना गलत है। आपने परफॉर्मेंस दी, आपको जवाब को जो क्रिटिक्स है ना, हम लोग यहाँ कैमरे के सामने बैठे, हम अपना काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद आलम को पता नहीं हम कब देखेंगे टीम में, ये जो है ना सवाल बड़ा पुराना है। फवाद आलम का पता नहीं, लेकिन आज दोनों पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की विमेंस क्रिकेट टीम साउथ एंड क्लब में है। अगर आप देखना चाहें तो हमारा जो स्पोर्ट्स चैनल है जियो सुपर, वो 11 बजे से लाइव दिखाएगा, वरना साउथ एंड क्लब डिफेंस कराची में जो आना चाहे, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की टीम 2016 की वर्ल्ड चैंपियन है और अभी जो वर्ल्ड कप हुआ कुछ महीने पहले उसमें वो सेमीफाइनलिस्ट है, और पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की रिवाइवल पर ये भी एक स्टेप है। मैं भूल गई थी कि एक्चुअली लड़कियों के भी बड़े मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं आज हमने बात की थी रिवाइवल के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। थैंक यू भट्टी साहब। और आपने आज कराची में अगर एक इंटरनेशनल मैच एंजॉय करना है सुहाने मौसम में, तो साउथ एंड क्लब DHA कराची जाइए, वहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की टीम आई हुई है, विमेन टीम, और हमारी जो निडर लड़कियां हैं उनसे नंबर आजमा है। लेट्स सी क्या होता है। और वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है ख़वातीन की भी बहुत तगड़ी है। दैट इज ट्रू। अच्छा जी, टोटली चेंजिंग द पेस हेयर, और जल्दी से आपको बता दें कि फ्रॉम आवर नेबरहुड क्या हो रहा है नेबरिंग मुल्कों में से। आपको बताएं कि लौरा लई दहशतगर्दी के पीछे भी अफगानिस्तान से काम करने वाली कल अदम TTP का हाथ निकला है, और अफगानिस्तान और अमरीका और तालिबान अपने मसले निपटाते हुए अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की पनाह गाहें भी खत्म कराएं। खित्ते का अमन तब ही मुमकिन होगा। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान तमाम दहशतगर्द मारे गए। हमले की जिम्मेदारी कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल कर ली है, जिसके महफूज ठिकाने इन दिनों अफगानिस्तान में हैं। पाकिस्तान अफगान तालिबान और अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया है। अफगान हुकूमत से मुकम्मल ताउन किया जा रहा है ताकि वहाँ अमन कायम हो सके। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर होने वाले हमलों को भी रोका जाए। सीनियर तज्जियाकार इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद बात करते हैं। गुल साहब, शुक्रिया आपका। लौरा लाई में होने वाली दहशतगर्दी से तासुर ये मिलता है कि अमरीका और तालिबान की कोई भी डील होती रहे, TTP पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयाँ बंद नहीं करेगी, ऐसा ही है क्या सर? तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक इंस्ट्रूमेंट है, आला-ए-कार है पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने के लिए, पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाने के लिए। और इसके पीछे ज़ाहिर है अब गैस किया जा सकता है कि कौन सा मुल्क इनके पीछे है। अफ़गानिस्तान में उन्होंने पनाह ली हुई है, और मुझे ये लगता है कि अफ़गानिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने एक बदला चुकाया है उस हमले का। चंद रोज़ पहले काबुल में NDS के हेडक्वार्टर पे हुआ था, और जिसमें कई दर्जन लोग मारे गए थे। उसमें उसका दावा उसकी ज़िम्मेदारी कबूल की थी अफ़गान तालिबान ने, और ऐसा लगता है कि ये एक बदला चुकाया गया है, कतई नज़र इसके
कि इस वक्त अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात एक इंतहाई नाजुक मरहले से गुज़र रहे हैं। तो उसमें मेरा ख़्याल है कि जब तक मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा उस वक्त तक और जब तक तालिबान के हमले अफ़गानिस्तान के अंदर जारी रहेंगे, पाकिस्तान के अंदर भी यूं ही कार्रवाइयाँ तशद्दुद गालिबन जारी रहेंगी। अच्छा इम्तियाज़ गुल साहब, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुफाहमत के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहा है और पूरे खित्ते में अमन की ख्वाहिश भी रखता है। काफ़ी बार ये हमारे मिनिस्टर्स भी कह चुके हैं इंटरनेशनल फोरम्स में। क्या अमेरिका के लिए लाजिम नहीं कि वो भी पाकिस्तान की मदद करे और पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने वालों के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में कार्रवाई करे? देखिए, अमेरिका इस मामले में किसी हद तक ही किरदार अदा कर सकता है। जब तक भारत अफ़गानिस्तान के अंदर अपना असर और नफूज़ बढ़ाता रहेगा, जब तक भारत अफ़गानिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी अस्करियत पसंद या दहशतगर्द ग्रोह हैं बशमूल तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, उनको अपने मकासद के लिए पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल करता रहेगा, उस वक्त तक न तो अफ़गान हुकूमत और न ही अमेरिका बराह रास्त कोई किरदार कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। बाय द वे, हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हम मुखातिब हैं कि बहुत से हमें ट्वीट्स आए हैं कि जियो के सिग्नल में कुछ मसला हो रहा है, बहुत जगह नहीं आ रहा है, तो वो देख लीजिए। पाकिस्तान में जब खेलों की बात आती है तो पोलो वगैरह तो आपने देखा ही होगा, लेकिन अपनी मिट्टी से जुड़ा एक खेल जिसे नेज़ाबाजी या टेंट पेगिंग भी कहा जाता है, इसको अब अगर आप विजुअली देखें ना तो इट लुक्स एक्सट्रीमली रॉयल एंड बहुत ही अजीब मंजर होता है। और अगर आपको घोड़े पालने या घोड़ों की ब्रीडिंग से मुताल्लिक इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको शौक है इस तरह के खेलों का, तो आप हमारे साथ रहिएगा क्योंकि एक ज़बरदस्त मेहमान से आपकी हम मुलाकात करवाने वाले हैं। इनका तारुफ ज़रा डाइवर्सिफाइड है। सुल्तान बहादुर अजीज़ साहब रैली रेसिंग करते हैं, थल जलमक्सी और अब हब जीप रैली में अपना कमाल दिखा चुके हैं। साथ तीनों रेसेस में आपको ये भी बता दें कि टॉप 3 पोजीशंस में भी रहे हैं। पाकिस्तान के कम उम्र तरीन रेसर होने का एजाज़ भी इनके पास है। इसके साथ साथ साहबजादा सुल्तान बहादुर अजीज नेज़ाबाजी के खिलाड़ी हैं और क्या ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं जो कौमी टीम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करते रहे हैं। इसके साथ साथ इन्हें एक और शौक भी है और वो शौक है घोड़े पालने का, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा अस्तबल भी इन्हीं के पास है। सुल्तान बहादुर अजीज का ताल्लुक सूफी बुजुर्ग हज़रत सुल्तान बाहू के खानवादे से है। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया आप इधर आए। हम आपके विजुअल्स देख रहे हैं और हम जरा खौफजदा हो गए हैं बिकॉज ओके फाइन, पोलो वगैरह तो हमने देखा हुआ है, टेंट पेगिंग और घोड़ों से इतना प्यार, ये कैसे? जी, ये हमारी फैमिली में चला आ रहा है जी। मेरा हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के खानवादे से तल्लक है और ये बचपन से ही हमें घोड़सवारी और नेज़ाबाजी की ट्रेनिंग दी जाती है जी। और मैं पाकिस्तान की जो नेशनल नेज़ाबाजी की टीम है उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये नेज़ाबाजी या टेंट पैगिंग फॉर इंस्टेंस अगर हम हमारे नौजवान सुन रहे हैं, सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं, बहुत फैसिनेटिंग गेम है क्योंकि, तो इसके लिए बचपन से ट्रेनिंग दरकार होती है या फिर आप एक पक्की उम्र में आके भी ये सीख सकते हैं? जी, बेहतर तो यही है कि अगर बचपन से ही आप नेज़ाबाजी और किसी भी खेल को आप देख लें तो वो अगर आप बचपन से कर रहे हैं तो वो आपकी एक नेचर में शामिल हो जाती है, उसकी टेक्निक, एटलीस्ट आपको राइडिंग आती है। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल। लेकिन अगर आप पक्की उम्र में भी शुरू करते हैं तो आप एक अच्छे राइडर बन सकते हैं जी, लेकिन वो माइट भी फिर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा जी। अच्छा, पाकिस्तान की टेंट पैगिंग टीम जो है इंटरनेशनली कैसा परफॉर्म करती है? जी, पाकिस्तान ने इंटरनेशनली काफ़ी मेडल्स लिए हैं जी, लेकिन जो अभी 2018 में अबू धाबी में वर्ल्ड कप हुआ है नेज़ाबाजी का, उसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान नहीं जीत पाई, लेकिन पीछा रिकॉर्ड रहा है जी। कौन जीता फिर अबू धाबी वाले 2018 के वर्ल्ड कप? ये इजिप्ट ने विन किया। अच्छा जी, बिल्कुल जी। अच्छा, ट्रेनिंग के हवाले से बताएं कि जैसे हमने देखा है घोड़सवारी वगैरह अगर हम देखें तो कुछ ऐसे स्कूल्स भी हैं पाकिस्तान में, ज़रा एलीट स्कूल्स हैं जहाँ एक उनके करिकुलम में रूटीन में होता है, जैसे HSN वगैरह की हम बात कर लें, वरना बाकायदा किसी को जाके कहीं ट्रेनिंग लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हु डज टेंट पैगिंग? तो आपने जहाँ से सीखी, आप तो कह रहे हैं कि आपका बैकग्राउंड भी इस किस्म का है, तो और लोग वहाँ कोई इंस्टीट्यूशन है या ये घर की बात है आपके लिए? जी, मेरे लिए तो घर की बात है। घर में बचपन से ही घोड़े हैं और जो साइस होते हैं घोड़ों के साथ जो ड्यूटी होती है जिनकी,
वो बचपन से ही बिठा दिया करते थे। साहबजादा साहब ये बताइए कितने घोड़े वैसे आपके अस्तबल में इस टाइम? जी 150 से जायद हैं जी। 150 से जायद घोड़े, और इसमें मुख्तलिफ ब्रीड्स के घोड़े शामिल हैं। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल। अच्छा, हमारी लोकल ब्रीड कोई होती है घोड़े की? बिल्कुल जी, जो हमारी लोकल देसी ब्रीड है वो बहुत ज़बरदस्त है जी। अगर हम नेज़ाबाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो सबसे बेहतर है, क्योंकि अगर आप थारो ब्रीड पे जाते हैं जो वेस्ट की ब्रीड है तो उसमें आपको जर्क लगते हैं, वो बेसिकली पोलो या डर्बी में यूज़ होती है जी। ये जी तो नेज़ाबाजी में आपको स्मूथ लैंडिंग चाहिए होती है, तो उसके लिए देसी ब्रीड ज़्यादा बेहतर है जी। तो क्या घोड़ों की भी क्या नेचर होती है, इन द सेंस कि आप कह रहे हैं कि वहाँ के डिफरेंट होते हैं, यहाँ के डिफरेंट होते हैं? आई मीन हम ये समझेंगे कि अगर आप ट्रेन करें किसी घोड़े को तो वो फिर उसी तरह ही होगा? जी एग्जैक्टली जी। जो देसी ब्रीड है ये बेसिकली थोड़ा अग्रेसिव होते हैं। अगर आप इसको 1 या 2 राउंड्स दौड़ाते हैं तो ये जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं। जो थारो ब्रीड हैं ये वो थोड़ा टाइम लेते हैं और उनमें इतना एग्रेशन नहीं होता है। राइट। ज़बरदस्त जी, बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करके साहबजादा सुल्तान बहार साहब। ये हमको आपको डिफरेंट चीज़ दिखाना चाह रहे थे और डिफरेंट गेस्ट से मिलाना चाह रहे थे। बहुत से स्पोर्ट्स में हम कंसंट्रेशन करते हैं, बट ये ऐसा स्पोर्ट है जो एटलीस्ट आई हैव नेवर रियली मेट एनीबॉडी हु डज दैट। स्पीकिंग टू अ फ्यू पीपल जो टेंट पैकिंग से बड़ा लगाव रखते हैं, उन्होंने कहा जी सिलेक्शन कमेटी के भी कुछ मसले हैं। ये जो वर्ल्ड कप में हमें शिकस्त हुई है ना 2018 में, तो होपफुली इस पर तवज्जो दी जाए, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इन जैसे लोग मौजूद हैं और जो इतनी अच्छी ब्रीडिंग भी करते हैं और सिखाते भी हैं लोगों को, तो फिर तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम ये इस खेल का वर्ल्ड कप हार जाएं। लेट्स सी कि अगला वर्ल्ड कप हम जीतें। अब जो बेइंतहा में ट्वीट्स कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जियो के सिग्नल्स को कोई इशू हुआ है तो हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है। आप अपने केबल ऑपरेटर्स को कॉल कीजिए और उनसे कहिएगा कि आज का जंग अखबार देखिए, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है नजर आ जाएगी। जो भी चेंज फ्रीक्वेंसी है उस पर हमें ट्यून कीजिए, तो फिर आप अपने घर में हमें देख सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस ऑन मोबाइल फोन। एग्जैक्टली, मुझे तस्वीरें आ रही हैं हम लोगों को कि आप ऑब्वियसली रह तो सकते नहीं है जियो पाकिस्तान के बगैर इन द मॉर्निंग, सो यू आर वाचिंग इट ऑन योर सेल फोन्स एंड योर गैजेट्स। दैट इज सो गुड, थैंक यू सो मच। बहुत सी बातें करनी है, वी हैव सम ग्रेट गेस्ट्स, और कुछ इस वीकेंड पे जो कराची वालों आपके लिए ज़बरदस्त किस्म का एक इवेंट हो रहा है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हम आपको कुछ और बताना चाहते हैं। आपको एक वीडियो हमने दिखाई थी, इनको सबको दिखाई थी, गालिबन आप नहीं थी, यही वाली वीडियो जो हमने पहले भी आपसे शेयर की हुई है, जिसमें शदीद सख्त तरीन मौसमी हालात में ये सवात के विजुअल्स हैं। हुमा, ये पोलियो वर्कर्स बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाने के लिए जा रहे हैं, और इसी तरह हमने चित्राल के विजुअल्स भी देखे थे। वेस्ट डीप बर्फ है जिसमें ये अपना काम कर रही हैं। ये जो कर रहे हैं ज़्यादा सारे ही हैं पोलियो वर्कर्स, और इसीलिए हम आपको कहते हैं कि विजुअल्स दिखाने का मकसद भी ये है कि प्लीज़ इनको रिस्पेक्ट दिया करें, और ये आपके लिए आके काम कर रहे हैं, ये आपके बच्चों की सेहत के लिए काम कर रहे हैं, सो ट्रीट देम वेल। ये हम आपको इनकी एक कोशिश दिखा रहे थे कि कम रेन और शाइन, मौसम जो भी हो, ये पहुंचे होंगे आपके बच्चों को खतरे पिलाने के लिए। इन पोलियो वर्कर्स को वज़ीर आज़म हाउस बुलाकर खिराज तहसीन पेश किया गया है। कौमी हीरोज से वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी मुलाकात की। पोलियो खात्मे से मुताल्लिक वज़ीर आज़म के तर्जुमान बाबर अता ने सवात के पोलियो वर्कर्स हाफिज इरफानुल्लाह की वीडियोस और तस्वीर बनवाने वाले मुमताज़ अली को भी वज़ीर आज़म हाउस तलब करके खिराज तहसीन पेश किया और ज़ोहराना दिया इनके लिए लंच किया गया। इस मौके पर दोनों वर्कर्स को फूल पेश किए गए। ब्रिलियंट जी, ऐसे लोग होंगे तो यकीनन इस बात में कोई शक नहीं है कि हम बहुत जल्द इस मुल्क को पोलियो फ्री बना देंगे। और वही बात वंस अगेन कि जब आपके दरवाजे पर दस्तक दिया कीजिए। गर्मी, शदीद गर्मी में भी आते हैं, शदीद सर्दी में भी आते हैं, प्लीज़ रिस्पेक्ट देम, प्लीज़ रिस्पेक्ट देम। मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि कुछ उनको जूस पूछा करें, कुछ उनको, दे आर डूइंग इट फॉर यू, देयर इज नथिंग एल्स टू इट, तो लिहाजा प्लीज। अच्छा जी, कराची वाले आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त फेस्टिवल शुरू होने वाला है जो कि कल से शुरू हो रहा है और फिर संडे तक जारी रहेगा, तो बता दें। बिल्कुल जी, आपको बताएं कि कराची में लगने वाले अदब के कई मेलों ने कई सालों से एक बड़ी सेहतमंद रिवायत को जन्म दिया है और इनमें अब इजाफा हो रहा है। और अदब फेस्टिवल पाकिस्तान का ये नाम है जो फेस्टिवल कल से शुरू होगा। कल से शुरू होने वाले इस फेस्टिवल को इस बार सजाया गया है गवर्नर हाउस कराची में, और यहाँ क्या कुछ होगा
ये जानेंगे। अदब फेस्टिवल पाकिस्तान के ऑर्गेनाइज़र रादर हमारे साथ हैं इस वक्त अमीना सैयद साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से 30 साल का इनका आपकी एसोसिएशन भी रही है। यू हैव ऑल्सो बिन द फाउंडिंग मेंबर ऑफ कराची लिटरेचर फेस्टिवल। तो अब हमें ये पता चला है, अब आप उससे अलहदा होकर अब आपने ये अदब फेस्टिवल स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले तो बता दें कि डिफरेंस क्या होगा। मेरे ख्याल में डिफरेंस ये होगा कि चूँकि 10 साल जो हमने किया है आसिफ फारूकी मैंने, उससे जो हमने सीखा है, जो गलतियाँ की हैं, तो वो सब हमने जो हमारा तजुर्बा रहा है तो उसको समेट के फिर हम और बेहतर एक फेस्टिवल लाएंगे, अदब फेस्टिवल पाकिस्तान। और इसमें दूसरा फ़र्क ये होगा कि हम कोशिश करेंगे कि हर सूबे की यहाँ नुमाइंदगी हो, हर ज़बान की नुमाइंदगी हो, और जो हमारा अदब है उसको भी हम बहुत मतलब ये ना सिर्फ हमारा जो अदीबों को और लिटरेचर को, बल्कि जो हमारी तहजीब है और कल्चर है उसको भी हम यानी कि रीजनल जो लैंग्वेजेस हैं, चाहे पंजाबी हो, पश्तो हो, सिंधी हो, इनके अदीबों और इनके राइटर्स को भी बुलाया गया है और उन किताबों पर भी बात होगी। लेकिन ओवरऑल इसके कहते हैं ना खास फीचर्स क्या हैं, सेलेंट फीचर्स क्या हैं, और हु कैन वी लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग इन दिस फेस्टिवल? कुछ बताइए कौन कौन आ रहा है। और जी इसमें बहुत ही मतलब मशहूर राइटर्स आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम नौजवान जो अदीब हैं उनको भी हम मौका दे रहे हैं। जो नए नए लोग आ रहे हैं हमारे नौजवान अदीब, उनके हम जो नई किताबें आई हैं उनकी रहनुमाई करेंगे। और वैसे तो ज़हरा निगाह आ रही हैं, ज़बरदस्त। डॉक्टर वली नसर आ रहे हैं अमेरिका से, और पीटर ओबर्न जिनने पाकिस्तान क्रिकेट पे किताब लिखी है वो आ रहे हैं, डॉक्टर इशरत हुसैन, अहमद रशीद, तो किशोर नाहिद, इफ्तिखार आरिफ, एक से बढ़ के एक अदीब भी आ रहे हैं। हमारे अपने बड़े बड़े नाम जो हमारे सारे बड़े बड़े। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन सी है, वो अभी आप क्लियर कर सकती हैं। कराची लिटरेचर फेस्टिवल को लोग ज़्यादातर अंग्रेज़ी लिटरेचर समझते हैं, और अदब फेस्टिवल का चूँकि नाम अदबी सा है, तो ये फिर ये उर्दू पे कंसंट्रेशन होगी या फिर इसमें हर किस्म की किताबें, हर किस्म का लिटरेचर है? जी इंग्लिश की तो होंगी, बहुत होंगी, उर्दू की भी होंगी, सिंधी की भी होंगी, बिल्कुल। और एक हम गिलगित बल्तिस्तान की एक फ़िल्म दिखा रहे हैं जो वकी में है। तो समझिए कि वहाँ की ज़बान, और वहाँ से उस फिल्म में जो एक जिस खातून के बारे में है वो वहीं गुलमित हुंजा की हैं, और वो भी आएंगी। तो हमने कोशिश की है कि हर सूबे को हम कवर करें इसमें। और बहुत सी परफॉर्मेंसेस भी हैं। माई ढाई यहाँ परफॉर्म करने वाली हैं, कुछ डांस परफॉर्मेंसेस हैं, कुछ दास्तान गोई की बात होगी, और ये फ्री है गालिबन। जी बिल्कुल फ्री है, और लोग ये समझते हैं कि गवर्नर्स हाउस में है तो कोई रुकावट होगी, कोई कुछ नहीं होगी, जो मर्जी आ जाए। हम चाहते हैं कराची के हर कोने से लोग आएँ। वेन्यू बहुत अच्छा है इस दफ़ा, जी बहुत खुला है, खुली जगह है, और सिर्फ ये है कि अपनी शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कॉपी ले आएँ, या कोई अपना ड्राइविंग लाइसेंस या कोई फोटो आईडी होना बहुत ज़रूरी है। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आपने इधर बता दिया, वरना अक्सर लोगों को वापस जाना पड़ता है। अच्छा अमीना साहिबा, आप यू आर इन टू टेल अस दिस कि हमारा जो एक रिलेशनशिप है किताब के साथ पाकिस्तानियों का, दुनिया में तो हम कहीं भी जाएं, मतलब लोग ट्रेन पे इंतजार कर रहे हो, बस स्टेशन पे खड़े हो, दे हैव अ बुक इन देयर हैंड और अ न्यूज़पेपर, वो पढ़ रहे होते हैं। हमने वो इतना ज़्यादा अपने मुल्क में परहैप्स देखा नहीं, वो उस कल्चर को शायद इतना फ़रोग नहीं मिला। बट हैव यू सीन इट चेंज? हमारे इतने लिटरेचर फेस्टिवल्स लगे, हर शहर का लेकिन लिटरेचर फेस्टिवल भरे होते हैं, किताबें भी उसमें प्रमोट हो रही होती हैं, बिक रही होती हैं, डिस्काउंट्स होते हैं, तो कोई चेंज वैसे नजर आ रहा है? देखिए इसी यही तो मकसद है लिटरेचर फेस्टिवल करने का, कि लोगों को किताबों से करीब लाएं, किताबों से लोग जुड़ जाएं, और हर उम्र के बच्चे आते हैं वो किताबें ख़रीदते हैं। बल्कि एक बच्चा आया था लियारी से इतवार के दिन, वो अपने वालिद से कहने लगा कि आज तो इतवार है तो यहाँ किताबों का मेला क्यों लगा हुआ है। वो ये समझते हैं किताबें से स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ आके उन्होंने देखा कि किताबें ये नहीं, स्कूल में तो खैर पढ़ते ही हैं, लेकिन लुत्फ़ के लिए भी पढ़ते हैं, किताब पढ़ के मज़ा आता है, एंटरटेनमेंट इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं कि किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच अमीना सैयद साहिबा, गुड लक फॉर द फेस्टिवल। थैंक यू।
अदब फेस्टिवल पाकिस्तान जो है ये होने जा रहा है कल जुमे की नमाज के बाद। ये शुरू होगा सिलसिला और फिर सारा दिन और उसके बाद हफ्ते और इतवार को सारा दिन अपने शनाख्ती कार्ड या फिर किसी भी फोटो आईडी की कॉपी साथ रख लीजिएगा। बिल्कुल फ्री है, बहुत सी परफॉर्मेंसेस हैं और साथ साथ किताबें भी हैं और किताबों पर बातें भी हैं। वो मतलब इंसेंटिव देने वाली भी बात होती है, किताबें इटसेल्फ एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है, लेकिन चूंकि ये गवर्नर हाउस में हो रहा है तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि जिन लोगों ने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा वैसे तो वो भी एक मौका है कि आप एक अच्छा फेस्टिवल एक अच्छी जगह पे जाके आप एंजॉय भी कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू। मैं सिर्फ ये कहना चाहिए जी ज़रूर कि मोबाइल फ़ोन भी सब लेकर आएँ ताकि वो वहाँ अपने सेल्फीज बनाए और वीडियोस इसको प्रमोट करें। ये बहुत अच्छी मुझे आपकी ये बात लगी लिटरेचर फेस्टिवल में इसलिए बिकॉज़ इट्स अ वेरी अच्छा मौका टू सोशलाइज एज वेल। बहुत से लोग आपको मिल जाते हैं यहाँ पे जिनको आप फॉलो करते हैं। सो यस ज़रूर ये सब कुछ आप करें। यू आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट वीकेंड। चेक इन भी ज़रा कूल लगता है। अब्दुल्ला ने तो जल्दी से अपने लिए चेक इन कर दिया है ना। चेक्ड इन एट और अदब फेस्टिवल पाकिस्तान गवर्नर हाउस। दैट इज राइट। अच्छा जी, लेट अस मूव ऑन। और एक खबर जिसके बारे में काश हमें ऐसी खबरों पे बात ना कर, काश ऐसी कोई खबर बने ही नहीं। और पाकिस्तान जो है और पाकिस्तानी कुछ सालों की मैं बात नहीं कर रही, उनके माइंडसेट्स चेंज हो जाएं कि इतना जुल्म ना करो किसी पे। तो लाहौर में क्या हुआ है ये हम आपको बताना चाहते हैं कि लाहौर में घरेलू मुलाजमा पर मालिकान का तशद्दुद और कत्ल कोई छोटी बात बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये भी बता दें कि माशरे को झंझोड़ना ही काफ़ी नहीं, ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए पूरे माशरे को कुछ ना कुछ तो करना भी होगा। और ये जो लड़की जिसकी हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, 16 साला घरेलू मुलाजमा उज़मा इसका नाम है, 8 माह से अलामा इकबाल टाउन लाहौर के एक घर में काम कर रही थी। और मकतूला का कसूर, ज़रा ये भी अब्दुल्ला गौर फरमाइए कि इसका कसूर क्या था। सिर्फ इतना था कि उसने अपनी मालकिन की बेटी की प्लेट से खाने का एक लुकमा ले लिया था क्योंकि वो बहुत भूखी थी। और एक लुकमा खाने पर मालिकन ने गुस्से में आकर उसको इतना तशद्दुद किया, मैं आपको क्या बताऊं। इसकी ऐसी ऐसी स्टोरीज पता लगी हैं जो शायद हम यहाँ वो विजुअल्स तो दिखा भी नहीं सकते। वो जो सफ़ाक औरतें इसको मारने के बाद इसकी वीडियो बनाती रही हैं, वो अब अपना मुंह छुपाए फिर रही हैं। लेकिन क्या करें कि वो जो तस्वीर हैं वो पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी हैं। उज़मा के सर पर किसी वजनी चीज़ से ज़रब लगाई, वो बेहोश हो गई। इसे अस्पताल ले जाने के बजाय इन जालिम खवातीन ने उसे बिजली की तारों से झटके लगाए कि ये रिवाइव कर जाए। अच्छा, यानी माशाल्लाह अपना कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा था, जैसे कोई इंसान नहीं कोई लाश है जिस पे आप अपने तजर्बे कर रहे हैं, जिसके नतीजे में उसकी जान चली गई। और यही बात खत्म नहीं हुई बल्कि इन कातिलों ने लाश को बोरी में बंद किया, नाले में फेंक दिया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये दावा भी किया कि उज़मा उनके घर से चोरी करने के बाद, मतलब है कि जिल्लत की इंतहा कर दी और नीच होने की इंतहा कर दी कि उसको मरने के बाद भी चैन नहीं लेने दिया, उसे मरने के बाद भी चोर करार दे दिया। बिल्कुल, यानी एज इफ आपने किसी को चोर करार कर दें तो फिर ये जायज़ हो जाती है ये बात करना। इस सारी चीज़ में वैसे तो हमारे पास बहुत सी और भी डिटेल्स हैं जो कि मैं सुबह सुबह आपको बताना नहीं चाह रही। 16 साल की बच्ची, इस सारी चीज़ में अब्दुल्ला मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस ये हुआ है, सबसे ज़्यादा मेरे लिए शॉकिंग बात है कि ये औरतें ही हैं, ख़वातीन ही हैं जिन्होंने इसके साथ ये किया। अक्सर हम ख़वातीन से इस किस्म का टॉर्चर, इस किस्म की बर्बरियत जो है वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और इस औरत की जिसने किया है उसकी अपनी एक बेटी है, अब उसकी बेटी और नंद समेत इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए इन्होंने क्या कहा, सॉरी। अच्छा, और इस बच्ची को जब जिंदा थी, वैसे तो अधमरी हालत में इन्होंने रखा हुआ था, बाथरूम में टॉयलेट के साथ सुलाते थे, एज इन वो फ्लश के साथ बिल्कुल, खाने के लिए भी बहुत थोड़ा ही मिलता था। और अंदाज़ा लगाइए कि मरने के बाद भी उन्होंने इसकी लाश बंद की, नाले में फेंक दी, जैसे कोई घर में कोई ऐसी कोई अनवांटेड चीज़ थी ना, कोई चीज टूट गई है जिसको हमने ही तोड़ दिया है तो अब बाहर फेंक दो। हम नहीं दिखा रहे आपको, लेकिन सोशल मीडिया पे आपने कुछ वायरल वीडियोस भी देखी, वो मरने से एक दिन पहले की है इस बच्ची की, जो कि 16 साल की बच्ची है। हम आपको बार बार बता रहे हैं, इसकी जो नॉर्मल तस्वीर है उसमें वो 16 साल की लगती है। अगर वो आप वीडियोस देखें तो जो इसका हशर किया हुआ था कि वो कोई बूढ़ी औरत लगना स्टार्ट हो गई थी। ये 16 साल की बच्ची जिसको आप खिला भी नहीं रहे, हड्डियां सारी उसकी टूटी हुई हैं, आप उसको मार रहे हैं, ठंड में उसको रखा हुआ है और उसको बिजली की तारों से झटके लगा रहे हैं। इन खवातीन को हुआ क्या है
मतलब आपने कोई, मैं तो कहूँगी किसी जानवर के साथ आप ये ना करें, और येट अगर आपको बहुत ही दिल चाह रहे हैं करने का तो एक दूसरे को करना स्टार्ट हो जाओ। किसी मासूम बच्ची को क्यों मार रहे असेंबली में इस गरीब बेगुनाह लड़की के बेईमाना कत्ल के खिलाफ तहरीक अल्तवा भी जमा कराई जा चुकी है। सोशल मीडिया पर भी लोग अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक ये कमसिन मुलाजिमीन मालिकान का जुल्म सहते रहेंगे। और ये एक अकेला केस नहीं है, इससे पहले हमने इस्लामाबाद में भी वो केस देखा था, बड़े बासर लोग थे, और हम केसेस देखते रहते हैं। प्लीज़ स्टार्ट बीइंग वोकल अबाउट इट। एक बात बताऊं, हम सबकी गलती है, हम अपने मुलाजिमीन को शायद बहुत अच्छा लगते होंगे, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि आपका कोई दोस्त रिश्तेदार आपको घर में जाकर या जब वो मुलाजिम साथ आता है तो अंदाज़ा हो जाता है कि किस हालत में रखा गया है। स्टार्ट बीइंग वोकल अबाउट इट। महफिल में बैठे हुए कहें उसको कि भाई जो भी आपका नाम है, ये आपके जो मेड आप साथ लेके आए हैं, इसकी क्या हालत बनाई हुई है। मैं तो कहती हूँ पब्लिकली एम्बैरेस करना स्टार्ट हो जाए, इवन इफ दे आर योर फ्रेंड्स। आप एहसास दिलाएं कि ये सही नहीं है। और मैं तो कहती हूँ 16 साल भी बहुत कम है आप घर में मुलाजिम रखने के लिए। 16 साल मतलब अगर आपके बच्चे भी 12, 13, 14 साल के होंगे तो वो भी तो बच्ची है 16 साल की, उसकी भी वही एस्पिरेशंस होंगी जो आपके बच्चों की होंगी। तो थोड़ा सा तो एहसास करें। एनीवे, मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा बोल गई हूँ, मेरा ख्याल है, इमोशनल। अच्छा, इस पर हम बात कर रहे हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है अहमद फराज, वो हमें अपडेट करेंगे। अहमद बताइएगा, अब पेशरफ्त क्या है? गिरफ्तार तो हो गए, लेकिन अब क्या और किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी? जी बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया अपने इस प्रोग्राम में, और ताकि मैं इन जालिम ख़वातीन की जो सफाकी है वो आपकी और नाज़रीन के सामने रख सकूं। तो ये कोई पहला वाक़या नहीं है, आपने पहले भी कई वाक़यात ऐसे रिपोर्ट किए हैं, हमने भी रिपोर्ट किए हैं, आपने अपने प्रोग्राम में कई ऐसे वाक़यात के बारे में बताया। लेकिन बात तो ये है कि हुकूमत या इंतज़ामी इदारे जो हैं उनको किस तरह झंझोड़ा जाए, किस तरह कानून साजी की जाए। सबसे पहले तो ये है कि लेबर लॉज के मुताबिक अगर इन बच्चियों को, घरेलू मुलाजमीन को या घरेलू मुलाजिम जो हैं उनको अगर ये जो मालकान हैं ये रखें, या हुकूमत या इंतज़ामी इदारे जो हैं ये इस पर नज़र रखें, तो मेरा ख्याल है कभी इस तरह का वाक़या ना हो। हर 5-6 माह के बाद कोई ना कोई ऐसा वाक़या रूनुमा हो जाता है, खा वो कराची हो, लाहौर हो या कोई भी शहर हो। लेकिन हम लोग तो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, हम लोग सब चीज़ें दिखाते हैं कि किस तरह ये वाक़यात हुए, लेकिन उसके बाद कोई सबक नहीं सीखा जाता। सिर्फ ये दावे किए जब इस पर कानून साजी होगी और जो है इसको ठीक कर लिया जाएगा मामला का। तो यही मामला भी जो है लाहौर में हुआ है उज़मा के साथ। तो बच्ची की तस्वीर तो देखी होगी, पीछे छोटी सी बच्ची है, जिस तरह इन बच्चियों को रखा जाता है। और सबसे पहले आपके इल्म में होगा, तो जब इनको रखा जाता है तो घर के वाले जो होते हैं, घर के जो अफराद होते हैं, खुसूसन ख़वातीन मालकान, क्योंकि मालकान होती है ना, पैसे वाली होती हैं, तो वो सबसे पहले इनके बाल काट देती है ताकि इनके बालों से उनकी जो जुएँ बनती हैं वो उनके बच्चों में ना पड़ें। अब ये जुल्म के तशद्दुद का जो आगाज़ है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। थप्पड़ नहीं मारा जाता, तशद्दुद नहीं किया जाता, लेकिन बाल काट दिए जाते हैं, छोटे छोटे बाल रख दिए जाते हैं। लिहाजा ये जब स्टार्टिंग जब ये शुरू होती है तो उसके बाद से फिर इन पर मज़ीद जुल्म जो है वो ढाया जाता है। अगर ये खाना उनके फ्रिज से निकाल के चोरी करके खा ले, देखें हम भी इंसान हैं, जब कोई चीज़ घर में बनाई जाती है तो सब अगर वो इकट्ठे खाएं या सबको एक जैसी दी जाए तो ठीक है, लेकिन ना दी जाए तो जाहिर है खुशबू के साथ का दिल तो ललचाएगा। बहुत शुक्रिया आपका अहमद फराज, हमें अपडेट कर रहे थे। दिलखराश वाक़यात होते रहते हैं, और ये आपने अहमद बड़ा अच्छा तस्करा किया कि हमने अक्सर देखा है, ये तो हमने अक्सर ही देखा है कि छोटी बच्चियां उनके इतने से बाल या तो टिंडे की होती हैं या उनके बॉयकॉट किए होते हैं। मैं एक सच बात बताऊं, अहमद फराज के बताने से पहले मुझे अंदाजा नहीं था कि ये इस वजह से हो रहा होता है। मैंने अक्सर नोटिस किया है किस वजह से हो रहा है, लेकिन आई डिडंट नो कि ये क्यों कर रहे हैं, कि ये इसलिए काट रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि एक तो टॉर्चर भी दे रहे हैं, टॉर्चर भी दे रहे हैं, साथ में उन्हें ये डर होता है कि हमारे बच्चों में जुएं पड़ जाएंगी, ये भी करते हैं, सोचते हैं। डिस्ट्रैक्ट द मेड कि वो अपने में ना लगी रहे। बाल एक बड़ी चीज होती है, उसकी टेक केयर करना होता है, तो आओ काट दो। मतलब यहाँ से आप कंट्रोल जरा, और ये तो हमने अक्सर देखा है, ये तो हमने अक्सर देखा है अपने इर्द गिर्द। छोटे बच्चियाँ जो मेड्स होती हैं उनके बाल इतने से रखे। मैं समाजी कारकुन और माहिर कानून अनीस जिलानी हमारे साथ हैं। अनीस, शुक्रिया आपका। अनीस, एक फैमिली के घर पर काम करने वाली इस लड़की पर जो तशद्दुद किया जाता रहा और फिर उसे बिजली के झटके दे दिए गए और फिर वो मर गई, लड़की कत्ल कर दिया गया, लाश उसकी नाले में फेंक दी गई, बड़ा जुल्म है। लेकिन ये वाक़या अपनी नौइयत का पहला वाक़या नहीं है। क्या मसला है कि ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते रहते हैं? नहीं, कतई ये पहला वाक़या नहीं है। बदकिस्मती से इस तरह के वाक़यात हुए चले जा रहे हैं और हुकूमतें जो हैं हमारी सिर्फ उस वक्त जागती है जब ये इस तरह की ख़बरें जो हैं मीडिया पर आने लगती हैं।
लेकिन ये भी जहन में रखें कि इस तरह की बेशुमार बल्कि सैकड़ों बल्कि हज़ारों वाक़यात रोज़ पाकिस्तान में हो रहे हैं जो मीडिया तक नहीं पहुँचते और इसलिए हम लोगों को उनका इल्म नहीं होता। इस सिलसिले में मैं 2-3 बातें आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा। एक तो ये है कि पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं है, ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है, कोई ऐसा कानून नहीं है कि जो घरेलू मुलाजमीन पर लागू हो। नतीजतन जितने भी घरेलू मुलाजमीन हैं, चाहे वो बालिग हों या बच्चे हों, उन पर कोई कानून साजी नहीं की गई है। और इस सिलसिले में मैंने अभी चंद हफ़्ते पहले ही हुकूमत को एक तजवीज़ दी थी कि सिर्फ़ एक नोटिफिकेशन अगर इशू कर दी जाए, मैं कानून साजी की भी बात नहीं करता, अगर सिर्फ़ एक नोटिफिकेशन इशू कर दी जाए तो जो बच्चे घरों में काम करते हैं वो कानून के ज़मरे में लाए जा सकते हैं। लेकिन आपको ये सुनकर बहुत अफसोस होगा कि इस पर भी जो कई ब्यूरोक्रेट्स हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं और कुछ सियासतदान भी, उन्होंने सद की है, कोई कानून ही मौजूद नहीं है। कितनी अफसोस की बात है। अनीस साहब ये भी बताइएगा कि घरेलू मुलाजमीन से मुतालिक कुछ कवानीन ऑब्वियसली तो होंगे ही, तो इन पर अमल दरामद करना, इम्प्लीमेंटेशन हमेशा इशू होता है, अमल दरामद करना किसकी जिम्मेदारी है और अभी तक हुई क्यों नहीं? देखिए, मैंने पहले ही अर्ज़ किया है कि कानून साजी नहीं है। वैसे ही देखें, पाकिस्तान के अंदर जो कानून साजी लेबर से मुताल्लिक़ है वो तकरीबन सारी की सारी जो है वो फॉर्मल सेक्टर से है। जो इनफॉर्मल सेक्टर है जिसमें पाकिस्तान की जो अक्सरियत है वो काम कर रही है, मसलन मिसाल के तौर पर 65% आबादी पाकिस्तान की जो है वो देहात में रहती है और देहात में कोई ऐसे क़वानीन नहीं है जो कि देहात को कवर कर सके। इसी तरीके से बेशुमार अफराद जो हैं वो ख़ुद अपना काम कर रहे हैं, मसलन जो सड़कों पे काम करते हैं, जो जूते हमारे पॉलिश कर रहे होते हैं, जो गुब्बारे बेच रहे होते हैं, जो यहाँ पर छल्लियाँ बेच रहे हैं सड़कों के ऊपर, कोई किसी किस्म की कोई कानून साजी नहीं है। ये सारा हमारा पाकिस्तान के इनफॉर्मल सेक्टर है और जिस पर काबू नहीं हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। बात है। और इनफॉर्मल सेक्टर जिसमें लाखों लोग हैं, लाखों डोमेस्टिक वर्कर्स हैं और येट अभी तक ये सेक्टर फॉर्मलाइज नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर तो आपको ये बात पहुंचती है, दिस नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, वरना रोज हमें उज़्मा जैसी, जो कि रोज क्या है, उज़्मा की कहानी तो अभी आई है, इससे पहले इतनी और आ चुकी है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जिन मुल्कों के डोमेस्टिक वर्कर्स पूरी दुनिया में जाते हैं, उनकी मिनिस्ट्रियां बनी हुई हैं डोमेस्टिक वर्कर्स की। सो प्लीज, अगर आप मिनिस्ट्री नहीं बना सकते तो आप कोई कानून साजी कर सकते हैं। और खुदारा यहाँ हम क्लियरली इल्तिजा कर रहे हैं आपसे कि बच्चों को अपने घरों में मुलाजिम रखना बंद कर दीजिए। और अगर आपको ये भी लगे कि जो लेके आए हैं उन बच्चियों को या बच्चों को पेरेंट्स, और वो बड़े उनको ज़रूरत है कि उनके बच्चों को काम मिले और फिर कुछ पैसा आए, तब भी ना मदद करें। ये ओवर पॉपुलेशन की भी आपको पता है ना कि प्रॉब्लम्स ये सारी ओवर पॉपुलेशन की वजह से भी होती है। बच्चे 10-10 घर में होंगे तो फिर तो इसी तरह यूज़ किया जाएगा, ज़ाया हो जाए, नो प्रॉब्लम, और भी हैं हमारे पास। मतलब ये माइंडसेट जब तक ख़त्म नहीं होगा तो ये इस किस्म की चीज़ें भी ख़त्म नहीं होनी। हमें बैकग्राउंड नहीं पता एग्जैक्टली कि इसके पेरेंट्स ने इसको किस तरह छोड़ा या फिर इसने कांटेक्ट किया। जिस तरह हमें पता चलेंगी चीज़ें, ऑफ कोर्स विल ब्रिंग देम टू यू। इसका मार के वो होशियार करते थे कि इसके माँ बाप आते थे, पहचानते ही नहीं थे, दरवाजे के पीछे खड़ी और फिर उसको कह देते थे कि वो घर पे नहीं है, वो देख सकते थे कि वो पीछे खड़ी हुई है। फिर अभी आगे बढ़ेंगे और हम जरा मामला, अब गरीब आदमी डरता है, आपको पता है, कहाँ पुलिस कचहरी के चक्कर में पड़ता है। अब जब आपकी पेन की स्याही खत्म हो जाए तो आप उसका ऐसा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसा पेन होगा तो उसके फायदे भी ऐसे होने चाहिए। अब ये लिख नहीं रहा, इट्स नॉट राइटिंग एनी मोर, सो इसको इधर कर लिया जाए। स्टूपिड लग रही थी मैं। हाँ, काफी ऐसा लग रहा था सींग निकला हुआ है। सींग नहीं है, इस तरह आपको पता है कि नेटिव अमेरिकन जो होते हैं उनका ये स्टाइल होता है। हाँ, नहीं, आई नो। और उसके लिए काफी ज्यादा होने चाहिए, आपको 2-3 सेट हाँ, करके मतलब एक पर निकल रहा हो तो कल हम आपकी एंट्री ऐसे करेंगे। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे। आपको पता है कि वैसे पाकिस्तान का कुछ कंटेंट जो है वो ऑनलाइन स्ट्रीम्स पे भी हमें नजर आ रहा है। नेटफ्लिक्स पे तो जो बने बनाए ड्रामे हैं वो ऑलरेडी सेल करके पेश किए जा रहे हैं। बाय द वे, इंडिया में मुझे पता लगा जिंदगी गुलजार है आजकल काफी पॉपुलर
पॉपुलर हुआ है, बहुत अरसे से पॉपुलर है। इससे पहले हम सफ़र काफ़ी देखा जा रहा था, लेकिन अब हम उस कंटेंट की बात कर रहे हैं जो फ्रेश रिलीज ही ऑनलाइन हो रहा है। बिल्कुल, उसको वेब सीरीज भी वैसे तो कहा जाता है। तो बहुत से हमारे बड़े बड़े स्टार्स हैं वो वेब सीरीज में भी चले गए हैं, विच इज़ अ स्मार्ट मूव, बिकॉज फ्यूचर जो है ना वो आपका वेब पे ही है। टीवी मतलब सॉर्ट ऑफ सुना है कि ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो बात हम आपको बताना चाह रहे हैं, फ़हद मुस्तफ़ा के एक सोशल मीडिया बयान की वजह से उनकी साथी अदाकारा महविश हयात नाराज़ हो गई हैं। और ये हुआ क्यों है आपको बता दें। फ़हद ने एक पोस्ट पे कहा था कि वेब फिल्मों में फहाशी को फ़रोग़ दिया जाता है, आज़ादी इजहार के नाम पर इन फिल्मों में नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की जाती है और इन फिल्मों को जो है वो बहुत ही बी ग्रेड फिल्मों की आप समझें कि कैटेगरी में डाल दिया जाता है। महविश हयात को लगा कि फ़हद ने ये उनके आने वाली वेब फिल्म इनाया जिसका नाम है उसके बारे में बात की है और उन्होंने भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट लगा दिया। जवाबी फायर नहीं होती तो जवाबी पोस्ट भी लिख दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोग किसी फिल्म के 1 या 2 डायलॉग सुनकर पूरी फिल्म पर फहाशी का लेबल लगा देते हैं। लोगों को चाहिए कि पहले पूरी फिल्म देखें और फिर उस पर कमेंट करें। तो ये थोड़ी सी दोनों उसके बाद जब आपने एक ट्वीट की फ़हद ने जिसमें उसको क्लैरिफाई भी किया कि वजाहत रऊफ मैं आपको बड़ा प्यार करता हूँ, आपको पता है मैं तो फ़ौरन हाँ वजाहत इज़ द डायरेक्टर ऑफ द वेब सीरीज़। वैसे वजाहत का आप जितना भी काम उठा के देखें एक्सेप्ट फॉर वॉइस ओवर मैन बहुत कमर्शियल है और कुछ कम इम्प्रेसिव है। अभी हम इस इनाया से निकलेंगे, रॉस पे रिलीज़ हो रही है। तो बेसिकली कहने का आपका बॉटम लाइन यही थी कि इन दोनों की अब दोबारा फिल्म आई क्योंकि लड़ाई पड़ गई है। नहीं आई एम श्योर आ जाएगी, लेकिन आई एम श्योर के फ़हद वजाहत की फिल्म करेंगे नहीं शायद। आई थिंक ये तो रौला पड़ गया। अच्छा, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड में हम आपको बताएंगे कि 2019 कैसा रहेगा। हाँ, उससे पहले जो है रेहान भी तो हमारे साथ क्या चल रहा है। रेहान, यू आर द एक्सपर्ट। मुझे वजाहत का अब तक का सबसे अच्छा काम ना वॉइस ओवर मैन लगता है। मेरे ख्याल से वही अच्छा काम है। वो जो एक है वो जो कुछ और बने होते हैं। ही इज एक्चुअली अ डायरेक्टर। यस आई नो हु ही इज बट आई इज अ ग्रेट गाय। बट यस, फ़हद का ट्वीट बिल्कुल क्लियर था, उसमें कोई इबाहम नहीं था कि वो किसके मुतालिक, वो इंडियन वेब सीरीज के मुतालिक बात कर रहे थे। He was not talking about सेक्रेड गेम्स वगैरह की बात कर रहे थे। बिल्कुल सेक्रेड गेम्स। अब लेकिन ज़ाहिर मौके से फ़ायदा उठा के नया रिलीज़ हुई है महविश हयात की, उस पर वैसे ही बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया उसे कि दिल तो पागल है से इंस्पायर्ड है। और वाकई में उसमें उसका आप सिर्फ ट्रेलर भी देखे तो वो दिल तो पागल है जैसा लग रहा है। ट्रेलर भी देख के माशाल्लाह सुभान अल्लाह देखने का दिल नहीं करता। बिल्कुल एक अच्छा मौका मिला उनको पब्लिसिटी के लिए, उसको ये रेहान आपने बात बहुत अच्छी की है। बिल्कुल, और ये आपने बात बिल्कुल सही की है। मुझे इस ट्वीट से पहले पता भी नहीं था कि महविश हयात की कोई वेब सीरीज कोई इनाया नाम से है, तो दिस इज अ गुड वे ऑफ प्रमोटिंग इट एज वेल। खैर फ़हद मुस्तफ़ा ने भी काफ़ी अर्से, क्योंकि इंडियन वेब सीरीज तो बहुत अरसे से रिलीज हो रही हैं, तो ये बहुत टाइमली ट्वीट लोग बोल रहे हैं कि बड़ा उन्होंने देर की, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि बड़ा टाइमली ट्वीट है और शायद दोस्तों की फिल्म को प्रमोट करने का। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे 2 सेंस इसमें ये हैं कि अगर तो अब वो कह रहे हैं कि 2 डायलॉग और फहाशी एंड ऑल दैट, वेब सीरीज टीवी फिल्में अब वो इतना जॉनरा भर चुका है, दे आर गोइंग टू पुट इन एवरीथिंग फॉर पीपल टू सी। मतलब वो अब आप इतनी सफाई वगैरह नहीं रख सकते, पीपल आर गोइंग टू प्रमोट इट। देखो फहाशी का तो बात की बात है, लेकिन अगर कोई कंटेंट अगर वेब सीरीज के लाया था तो उसका कंटेंट वेब सीरीज टाइप का होना चाहिए था ना। उसका कंटेंट बिल्कुल फार्मूला है। किस तरह चेंज होता है वेब सीरीज का कंटेंट? उसमें आप बहुत सी चीजें दिखा सकते हैं जो आप सेंसर्ड हो जाती हैं। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल इसमें बिला वजह ना डालें ना चीजें, लेकिन बिला वजह, और ये तो खैर कंट्रोवर्सी बिला वजह डाली है जस्ट टू मेक अ कंट्रोवर्सी। अच्छा भाई 2019 मैं तो कहता हूँ रेहान से पूछ लें या हमको थोड़ा थोड़ा बता दें। बहुत सी फिल्में गली बॉय वगैरह आ रही है और धमाल, टोटल धमाल आप ही बता दें कौन सी फिल्में आ रही हैं। देखिए इस वक्त 3 बड़ी फिल्म आ रही हैं, गली बॉय, टोटल धमाल और उसके बाद लुका छुपी आ रही है। 3 फिल्म आ रही हैं जो 200 करोड़ का पोटेंशियल रखती हैं इस वक्त, और तीनों गिर ना जाएगा। सॉरी मैं बिल्कुल लगता था टोटल धमाल हो जाएगा। तो अच्छा आगे बताएं। तो ये तीनों बड़ी फिल्म आ रही हैं इस वक्त। अच्छा ये एक तो धमाल वाली तो बड़े ये पुराने कुछ बॉलीवुड के आर्टिस्ट हैं, ये वही है जिसमें माधुरी भी हैं। भाई लुका छुपी को आप कैसे मिस कर गए? लुका छुपी जी बताया है, 3 फिल्म आ रही हैं जिसमें से तीसरी फिल्म का नाम लुका छुपी है। अभी यही अच्छा सॉरी मैं मिस कर गया, उसके गिर गई थी तो माशाल्लाह। देखिए मैं कितना डिस्ट्रैक्ट कर देती होती हूं उन लोगों को। Which one are you looking forward to? Which one do you think is going to rock? Biggest film of 2019 आप प्रेडिक्शन मार दें। तीनों बिल्कुल अलग फिल्म है। इन तीनों में से गली बॉय बिल्कुल एक यूथ की फिल्म है,
बिल्कुल हट के फिल्म है, रैपर्स पे बनी हुई है फिल्म, लेकिन क्योंकि वो मुंबई स्टाइल है, थोड़ी सी सेंट्रिक है, तो वो थोड़ा सा कम सर्किट में शायद बिजनेस करे, लेकिन यूथ उसको देखेगी, मल्टीप्लेक्स उसको देखेगा। रणवीर से ज़्यादा आलिया को उसमें देखने। अच्छा। और लग ऐसे ही रहा है कि फिल्म वो रणवीर पे बनी है सारी, लेकिन उसमें आलिया शो चुरा के ले जाएंगी। अच्छा, आपको ये लग रहा है? आपको ये लुका छुपी का तो मैंने ट्रेलर भी देखा, रिलीज हुआ है। कार्तिक की जाहिर है अपनी फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ गई है सोनू की टीटू की स्वीटी के बाद से। कौन है कार्तिक? सोनू की आपने देखी प्यार का पंचनामा वाली सीरीज? बॉय कार्तिक। मैंने समझा कुछ और। तो वो अब ट्रेलर आपको इंप्रेसिव लगा? ट्रेलर इंप्रेसिव है, और इससे अंदाजा करें वो भारत और टोटल धमाल और ये रणवीर सिंह है, इनसे ज्यादा वो कम दिनों में इनसे ज्यादा देखा है। तो कार्तिक की एक फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और फिल्म का कंटेंट भी फ्रेश है, लेकिन वो सीरीज उसी टाइप की है जैसे दम लगा के हेशा जो आयुष्मान की फिल्म थी, बरेली की बर्फी, और आई लाइक वो जी वो फिल्में अब उसी तरह की फिल्म है, लेकिन इसमें कार्तिक का फ्लेवर डाला है, और कीर्ति इसमें कृति जो बरेली की बर्फी में भी थी आयुष्मान के साथ, तो फ्लेवर वो, लेकिन फ्लेवर है वो वाला जो दम लगा के हेशा, शुभ मंगल सावधान, वो वाला फ्लेवर है उसमें जो सबको पसंद आता है। व्हिच इज वेरी फ्रेश एंड डिफरेंट। आई गेस वो इसलिए पसंद आता है क्योंकि वो डिफरेंट भी है। अच्छा, टोटल भाई ये खान्स 2018 तो बहुत ही फ्लॉप गुजरा तीनों के लिए माशाल्लाह। जीरो देख लें, टग्स ऑफ हिंदुस्तान देख लें, अब भारत आने वाली है। भारत कब आएगी? 2019 में आएगी। वो ईद पे रिलीज हो रही है ना। तो खान्स का कुछ है सीन इस साल में? खान्स का तो मेरा ख्याल है कि जैसे अब आप देख रहे हैं कि ओवर तो नहीं कहेंगे, अब कितना माशाल्लाह 30 साल की हुक्मरानी, ये तो अमिताभ ने भी दौर नहीं देखा, दिलीप कुमार ने भी नहीं देखा इस तरह की 30 साल, जो शाहरुख खान, आमिर खान, मेरे ख्याल से 30वां साल था उनके कैरियर का जिसमें वो टॉप 5 में भी नहीं आ सके। तो अगर वो अब नीचे भी आते हैं तो कोई उसमें, लेकिन गिरते गिरते भी 5-6 साल उनको लग जाएंगे, तो उनकी ये बड़ी बड़ी फिल्म आती रहेंगी इस तरह, तो वो मेरा नहीं ख्याल। But the different thing about these खान्स is they all have production companies, तो अगर वो खुद ना भी हो बीच में तो वो मूवीज बना सकते हैं। वैसे मतलब वैसे तो नहीं, उनको तो कास्ट करना, देखें ना, खान्स को कास्ट करने का मतलब आपकी 100-150 करोड़ की तो फिल्म वैसी ही होगी कि सिर्फ कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है। खान और सबके प्रोडक्शन हाउस हैं, तो अभी 10-15 साल तक वो हीरो आने वाले हैं, तो ये तो आप हो सकता है वो टॉप। अक्षय का क्या सीन है भाई? अक्षय भी, अक्षय और करीना की फिल्म आ रही है ना। अक्षय और करीना ने जो 10 ईयर चैलेंज लगाया था, इट वाज अ फिल्म दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। जी मेरे ख्याल से, लेकिन अभी वो कोई इसकी कंफर्म नहीं है, लेकिन इस वक्त क्योंकि कार्तिक, आयुष्मान, विकी कौशल और राजकुमार राव ये भी छा गए हैं, जो ऋतिक रोशन वगैरह नहीं कर सके थे, इन 4 लोगों ने किया है। राजकुमार राव कौन सा हीरो है? राजकुमार राव जो स्त्री में आए थे, और राजकुमार राव वो ये जो क्वीन में था। बिल्कुल, वो डोंट नो, बड़ा जबरदस्त किस्म का वो एक्टर है। अच्छा, जबरदस्त। ओके, रेहान हमारे साथ ही है ना अभी, क्योंकि अभी लगता है कि नहीं बातें भी करनी है, लेकिन एक और खबर जो हम आपको बताना चाहते हैं, अफ्रीकी निजात अमेरिकन खातून सेनेटर, और इनका नाम क्या है वैसे? कमाला अगले साल यानी 2020 में होने वाले अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए डेमोक्रेट उम्मीदवार बनने की ख्वाहिशमंद हैं। तो वो चाहती हैं कि वो इस प्रेसिडेंसी के लिए इलेक्शंस में वो हिस्सा लें। कमाला के वालिद का ताल्लुक जमैका और उनकी वालदा का ताल्लुक भारत से है। सो हाफ इंडियन हाफ जमैकन कमाला का सदारती उम्मीदवार के बनने के सिलसिले में होने वाले पहले CNN टाउन हॉल की व्यूअरशिप ने चैनल के इस तरह के किसी इवेंट की रेटिंग जो है उसके तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब्दुल्ला, आप जरा अभी से उनकी पॉपुलैरिटी चेक तोड़ हो गया माहौल वहाँ पे। कमाला के लाइव टाउन हॉल के दौरान तकरीबन 20 लाख अफराद ने इस इवेंट को लाइव देखा। कमाला को अमरीकी होने की वजह से बराक ओबामा के साथ भी मिलाया जा रहा है। जल्दी से खबर और फिर उस पर बात करेंगे। जबरी गुमशुदगियों को गैर कानूनी करार दिया जा रहा है, और आपको ये भी बता दें घरेलू मुलाजमीन के दाखिले पर पाबंदी हटा दी गई है। इलीट क्लब्स में से 18 साल से कम उम्र अफराद की शादी गैर कानूनी होगी। पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ अच्छी खबरें आ रही हैं। 2 रोज़ पहले एक इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने अशराफिया के लिए मखसूस जगहों पर मुलाजमों और आयाओं के दाखिले पर पाबंदी ख़त्म करने की हिदायत की। इस इक़दाम की इब्तिदा इस्लामाबाद क्लब से की जाएगी। इसी इजलास में जबरी गुमशुदगियों को बाकायदा जुर्म करार देने का फैसला किया गया कि ऐसे वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुल्क की
तमाम अदालतों में ज़ाब्ता फौजदारी के तहत मुकदमात चलाए जा सकेंगे। और आपको ये भी बताएं कि इसके अलावा सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक ने चाइल्ड मैरिज बिल मंजूर कर लिया है, जिसके तहत 18 साल से कम उम्र की शादियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है और बिल का मकसद बच्चों की शादी रोकना है। और वफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक श्री मजारी ने भी बिल की हिमायत कर दी है। ज़बरदस्त किस्म की कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसके बारे में हम मज़ीद बात करना चाहेंगे। ह्यूमन राइट्स वॉच से मुंसलिक माहिर कानून स्वरूप एजाज हमारे साथ हैं। स्वरूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। जबरी गुमशुदगियों को गैर कानूनी करार दिया जा रहा है, फिर एलीट क्लब्स में घरेलू मुलाजमीन के दाखिले पर पाबंदी भी जो है वो हटाई जा रही है। 18 साल से कम उम्र अफराद की शादी गैर कानूनी होगी। ये सब कुछ वैसे हो गया क्या? पिछले 2 दिन में काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आपको क्या लगता है कि हुकूमत ठीक ट्रैक पर जा रही है और इन इक़दामात पर अमल दरामद का इंतज़ार जो है वो करना चाहिए या कुछ नहीं होने वाला? हुकूमत ने क्योंकि एक संजीदगी तो दिखाई, बहरहाल इन कवानीन को डिस्कस करने में कुछ कवानीन अभी पास होने हैं और खाली हुकूमत की संजीदगी नहीं है इसमें, हुकूमत की तो बहरहाल दे डिज़र्व द क्रेडिट, लेकिन इसमें पार्लिमान की भी संजीदगी है। हमने देखा जिस तरह जो बिल आया चाइल्ड मैरिज पे, उस पर अक्रॉस द बोर्ड एक कंसेंसस था। सेनेटर शेरी मजारी का बिल, सेनेटर शेरी रहमान का बिल था, सॉरी। तो इसमें मेरा ये ख्याल है कि एक कंसेंसस बिल्डिंग जिसमें पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो ये समझे कि हम एक राइट्स रिस्पेक्टिंग तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। हम एक मुआशरा चाहते हैं जहाँ पे इस तरह का तासुब ना हो, चाहे वो सोशो इकनॉमिक बेसिस पे हो, चाहे वो किसी और बेसिस पे हो। तो अच्छा पहला कदम है, लेकिन ज़ाहिर है असल टेस्ट तो इस कानून की एक फ़ाल तरीके से, एक इफेक्टिव तरीके से है। अच्छा ज़रूर, सानेहा साहिवाल में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है और अब फिर ये इक़दामात भी हैं जो इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जा रहे हैं। इंसानी हकूक़ के लिए हुकूमत जो कुछ भी कर रही है, इसमें आपको माजी के मुकाबले में कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ बेहतरी नज़र आ रही है कि हाँ एटलीस्ट समबडी इज़ डूइंग समथिंग अबाउट इट? जो बहुत अहम बात है वो ये है कि इस पे एक तो इस पे को कंटिन्यू रखा जाए, दूसरा इसको सिलेक्टिव ना रखा जाए। बुनियादी इंसानी हकूक़ की अमलदारी को अगर यकीनी बनाया जाए, जो पाकिस्तान के आइन के अंदर जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ हैं, उनको यकीनी बनाते हुए किसी किस्म की पॉलिटिक्स को, किसी किस्म की ऐसी कंसिडरेशन को की नज़र ना होने दिया जाए। दूसरा, अक्रॉस द बोर्ड अब बाकी सियासी लीडरशिप को साथ लेके चलना, एक कंसेंसस बनाना, ये इस बात का फैसला करना कि ये ऐसे मसाइल नहीं हैं जिस पे कोई डिवीज़न है, जिस पे कोई इख्तलाफ राय है। तमाम पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप, चाहे वो हुकूमत में हो चाहे वो अपोजिशन में हो, अज़म्पशन यही होनी चाहिए वो एक ऐसा माशरा चाहते हैं जहाँ पे इंसानी हकूक़ की अमलदारी हो, जहाँ पे बुनियादी इंसानी हकूक़ पाकिस्तान के तमाम शहरियों तक उनकी रसाई मुमकिन हो। और उसके लिए ज़रूरी है कि कंसेंसस बिल्ड किया जाए, एक फंक्शनैलिटी रखी जाए, पार्लियामेंट के अंदर ये गुफ्तगू हो और सही सिमत में है। इसका बाकी हुकूमतों से मुआवजा करना मेरा ख्याल है इट्स टू अर्ली, लेकिन उम्मीद यही है कि इसको कंटिन्यू रखेंगे। शुक्रिया आपका ज़रूर इजाज़ हमारे साथ मौजूद है। रिहान इज़ विद अस। रिहान, अ फ्यू अदर फिल्म्स दैट आर वर्थ मेंशनिंग। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 जाहिर है पहली इतनी कामयाब थी, उसके बाद अक्षय कुमार की हाउसफुल 4, फिर अक्षय की और फिल्म्स, फिर संजय दत्त और माधुरी की कलंक। देखें, कलंक तो शायद इस वक्त इस साल ना आए, और दूसरा ये कि आमिर खान और शाहरुख खान का तो इस साल नागा पक्का है। अच्छा, पक्का है इस साल नागा पक्का है, सिवाय इसके कि कुछ आमिर खान किसी फिल्म में कैमियो कर लें, स्पेशल अपीयरेंस, इसी तरह शाहरुख खान भी, लेकिन इन दोनों का नागा पक्का है, खासतौर पर ठग्स के बाद और जीरो के बाद। व्हिच मींस कि इनकी कोई फिल्में इस साल पाकिस्तान में पाकिस्तानी फिल्मों की जरा जल्दी जल्दी जाते हम बात कर लें। मुझे लग रहा है अब जो भी फिल्में आएंगी ईद पे ही आएंगी। अब काफी देर हो गई है कोई फिल्म नहीं आई जी। ईद पे ही फिल्म आएगी। जो परे हट लव आने वाली है, आई गेस वो भी पता नहीं ईद पे आएगी। परे हट लव क्या होगी? देखिए, मुझे तो कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी लग रही है। अब जाहिर से उसका बड़ा छुपा के रखा हुआ है चीज़ें, हाँ। उन्होंने नाम भी बड़ा अच्छा सा उसमें भी कुछ इस किस्म का मुझे कहाँ मैंने देखा है, ट्रेलर देखा है या समथिंग लाइक दैट के उस ट्रेलर नहीं आया अभी, ऐसे प्रमोशंस चल रही हैं। अच्छा, चलो ट्रेलर तो किसी ईद फिल्म का नहीं आया। इसके अलावा राउंड नंबर 2 भी आएगी, फिर द लेजेंड ऑफ मौलाजट भी आएगी। तो ये 3 फिल्म्स ईद हैं। अच्छा, एक और आपको पता है कि वेदर यू एग्री विद द पर्सन और नॉट, आप उसको एज एन आर्टिस्ट उससे एग्री करें या ना करें, लेकिन कभी कभार बात लोग सही
कर जाते हैं तो लेटेस्ट मैं आपको बताती हूँ अभी कि पाकिस्तानी मॉडल और अदाकारा हैं मथीरा, उन्होंने एक ट्वीट किया है, बड़े गुस्से में थी और उन्होंने ये ट्वीट किया है कि तलाक याफ्ता होना कोई गुनाह नहीं है और मर्द जब तलाक के बाद एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकता है तो औरत को भी यही हक हासिल होना चाहिए। और उसने ट्वीट में ये भी मथीरा ने कहा कि माशरे में तलाक याफ्ता औरतों के साथ होने वाला इम्तियाजी सलूक अब खत्म होना चाहिए। अब अपीरेंटली शी इज, तो उनका ये लिखना था, बट इस पे खैर हमने कोई तबसरा तो करना नहीं है, लेकिन कमेंट यही करना है दैट शी इज राइट टू एटलीस्ट से दैट व्हेन यू ट्रीट द मैन अबाउट अ लॉट ऑफ इश्यूज। मोहसिन अब्बास हैदर की आपने ट्वीट देखी, ही स्पोक अबाउट डिप्रेशन और बड़ा परेशान कर देने वाली ट्वीट थी, बोलते कि डिप्रेशन इज गोइंग टू किल मी। कहने का मतलब है हमारे आर्टिस्ट सही बात पे बात कर रहे हैं, सो दैट इज समथिंग। रीमा ने फिर कोई जहर खुरानी का किस्सा सुना दिया था कि उन्हें थोड़ा सा हालात ही ऐसे चल रहे हैं मेरे ख्याल से। गली बॉय का एक गाना है, अपना टाइम आएगा, तो देखते हैं अपना टाइम कब आएगा, आपका टाइम कब आएगा, हमारा टाइम कब आएगा। अच्छा चलिए जी, टाइम तो मतलब हमारा वैसे टाइम खत्म हो गया। हाँ, हमारा टाइम खत्म हो गया। उस तरह नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मतलब कि हमारे शो का टाइम